तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। क्या है कांग्रेस की तैयारी और कैसे हरियाणा में खट्टर के चक्रव्यूह को विपक्ष भेदेगा? तमाम मुद्दों पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित सावल ने। सुनिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सामना सवालों का। और आज हमारे सवालों का सामना करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा में कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। हुड्डा साहब, चुनावी बिगुल बज चुका है, कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और जब से ये पुनर्गठन हुआ है हमारी पार्टी का जी, उसके बाद शैलजा जी और मैं 10 की 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कराए हैं जी। और जो इसके दौरान जो हमारे हमने देखा, जो जोश, जो सहयोग जी से मिल रहा है, जो कार्यकर्ताओं में या लोगों में जो एक किस्म से लोकसभा चुनाव के बाद निराशा सी आ गई थी, वो आशा में तब्दील हो चुकी। जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस का इस चुनाव में हुड्डा साहब? क्योंकि आपने 2 बार सूबे की कमान संभाली, आपको लगता है कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है? बड़ा मुद्दा होगा इस सरकार की विफलताएं। जी, 5 साल इस सरकार को हो गए और जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया था उसमें बहुत सारे वायदे अलग अलग वर्गों से किए थे। 154 के करीब इन्होंने वायदे किए थे, जिसमें से एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। जी, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी वर्ग जी वो है, वो और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। आप देखें, किसान को इन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन का भाव देंगे जी। आज असलियत क्या है? असलियत ये है जब किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही। जी, मैं खुद एक मंडी में गया था, 9 पैसे किलो आलू बिका है जी। और जो आपका पॉपुलर जो 1200-1400 रुपए क्विंटल बिकता था, वो 200, 250, 300 रुपए क्विंटल बिका है। इसी प्रकार से कपास का हाल है, बाजरे का हाल है। जब एमएसपी आती है तो बाजरा हुआ, आपका सूरजमुखी हुआ जी, सरसों हुआ, ये कंडीशन रख देते हैं कि 1 एकड़ में से हम 5 क्विंटल ही लेंगे, बाकी कहां से ले जाएगा। मतलब जिन फसलों पे एमएसपी भी है जी, उनको भी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। लाभदायक मूल्य तो छोड़ दो, और लागत बढ़ा दी है जी। लागत इतनी बढ़ गई, जो कट्टा खाद का 800 रुपए का था जी, वो आज 1400 रुपए का है। मतलब खाद पर टैक्स लग गया, कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स लग गया, ट्रैक्टर पार्ट्स पे लग गया, जो कि हमारे समय कोई टैक्स नहीं था इनके ऊपर। यानी किसान बदहाल है आपका? हाँ, और नहीं, और डीजल जो हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था हरियाणा में जी, आज डीजल दिल्ली से भी महंगा है वहां जी। तो आपके सामने देख रहे हैं। तो लागत तो बहुत बढ़ गई, आमदनी रही नहीं किसान की जी। मतलब नारायणगढ़ शुगर मिल आप देख रहे, बेचारे लोग पानी में खड़े होते हैं अपनी पेमेंट लेने के लिए जी। कहां से किसान करेगा? नतीजा ये हुआ, कर्जे में डूब गया किसान जी। तो वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है किसान। गरीब आदमी है, शेड्यूल कास्ट है। हमने अपने कार्यकाल में 3,83,100 गज के प्लॉट दिए जी। ये सरकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने किसी को 100 गज का प्लॉट दिया? उसका गांव का नाम बता दें, उस आदमी का नाम बता दें, मैं इनको मान जाऊंगा। हमने मकान 12 प्लॉट दिए, हमने 12 करके मकान बनाने के पैसे दिए, इन्होंने कोई नहीं। उनके बच्चों की स्कॉलरशिप की थी, जो जी, हम पहली जमात से दाखिल होते थे, उनका शुरू किया, उसमें घोटाला हो गया। जो दाल रोटी की स्कीम चलाई थी, दाल खरीद में घोटाला हो गया, वो स्कीम बंद कर दी। और जो हम 2 किलो दाल देते थे जी, वो दाल भी बंद कर दी इन्होंने। 2 किलो चीनी देते थे, वो उसमें वो 3.5 साल तो दी नहीं, अब 1 किलो देते हैं। इस प्रकार से हर वर्ग को, कर्मचारी है, कर्मचारी को देखो आपका कहना है कि हर वर्ग परेशान है। इसमें क्या, मैं तो इनके वायदे में बता रहा हूँ जी। इनका घोषणा पत्र उठा के देखो, उसके घोषणा पत्र में था हम स्वामीनाथन का भाव देंगे जी। इनके घोषणा पत्र में था सरकारी कर्मचारी को पंजाब स्केल लागू करेंगे, बल्कि हमारे कैबिनेट का फैसला था, इन्होंने पलट कर दिया। इसी प्रकार से व्यापारियों को बहुत सारे इनको वायदे थे। और आज व्यापारी से बात करो आप, व्यापारी कहेगा हमारा मुनाफा दूर, हमारा मुनाफा तो क्या दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं। कभी नोटबंदी, कभी अपना जीएसटी, परेशान है। इसी प्रकार चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे दलित है, हर वर्ग, किसान है,
हर वर्ग इनसे विमुख हो चुका। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई। जी ठीक है, ये कह रहे नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए जी, आप रिकॉर्ड से बात करो। 2014 में आप देखो, हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में जी और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 प्रदेश था, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। जी। आज क्या स्थिति है हरियाणा की? आज नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, जो 2012 में 2.8 था, आज 28% बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ी दर। लेकिन सरकार कहती है कि नौकरियों में पारदर्शिता ले आए। ये मेरे आंकड़े नहीं है जी, मेरे आंकड़े वो भी मैं बताऊंगा। नौकरियों की पारदर्शिता बिल्कुल नौजवानों के साथ धोखा कर रहे। ये हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में कि जो कमीशन का चेयरमैन होता है उसको सस्पेंड करना पड़ा इनको, क्योंकि रंगे हाथ पकड़े गए उनके कर्मचारी अंदर के। किस चीज में पकड़े गए? वो नौकरियों के पैसा लेते। जैसे परचून की दुकान में नौकरियां भी की, ऐसे भी की है। अब इन्होंने 18,000 भर्ती किए, उसमें इंटरव्यू नहीं रखा इन्होंने जी, और कहा हमारी बड़ी पारदर्शिता है। लेकिन कौन लगाए उसमें? क्लास डी में कौन लगाए? जो लड़के हमारे MA किए हुए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो BCom है, जो MBA है, वो क्या लगाए उन्होंने? क्या लगाए? क्लास डी में लगाए चपरासी। मैं एक बार भिवानी गया था, भिवानी गया, कोई वर्कर मीटिंग थी, तो वहां कुछ लोगों ने मेरे को बताया, बोला जी यहाँ जो पानी पीने की लगाई हुई लड़की वो MA है। और बोला हम जब वहां गए पानी लेके आए तो हमने ये कहा बेटी तो रहने दे, हम पी रहे। तो उनको ये काम करने लगा। अगर ये स्थिति है तो कौन बाप अपने बच्चे को पढ़ाएगा? वो तो 10वीं के बाद ठीक है, बच्चे पढ़ाई लगना है जी। MA तक अपनी पेट काट के बच्चे पढ़ाते हैं, इससे दोहरा नुकसान किया है जी। एक तो जो 10वीं 12वीं बच्चे थे, जो लग सकते थे, जो आगे नहीं पढ़ सके या गरीब बच्चे थे, वो वंचित हो गए जी, और ये अपमानित हो गए। ये इनको जो है बिल्कुल व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए, कितने छोड़ चुके उसमें से। ठीक है, श्वेत पत्र की आप मांग रहे हैं? नौजवानों से इतना धोखा दिया। और ये जो आंकड़े बता रहा हूं मतलब पूरे देश का सर्वे है ये। ठीक है, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है जी, सबसे ऊपर, और अपराध में नंबर 1 है। कहां तो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में 1 था। कोई काम इन्होंने नहीं किया। ये सरकार आई है जब से, ये बता दें, 1 इंच ने रेलवे लाइन बनाई, 1 इंच उन्होंने मेट्रो बनाई, 1 उन्होंने पावर प्लांट लगाया, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए। कोई बताए तो सही हमारी अचीवमेंट, जबान से कहने से थोड़ा ही होता है जी। आपका कहना है सरकार की कोई उपलब्धि नहीं। हुड्डा साहब, अब आपने एक तरह से कमान संभाली, आप और कुमारी सैलजा पूरे प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई ये निर्णय लेने में? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं, उनके मंडल में उनका संगठन है, और कांग्रेस का संगठन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चरमराया है हरियाणा में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी चुनाव प्रबंधन में? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। फैसला लेने में देर हुई है। अगर ये फैसला लिया जाते तो और बहुत तेजी से बढ़ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट लुक फॉरवर्ड जी। वी हैव नॉट टू लुक बैक। पीछे नहीं देखना, हमारे को आगे बढ़ना है जी। तो फैसला लेने में देर हुई। और जहां तक सवाल आया इनके संगठन का, हमारे संगठन का, ये बात ठीक है। ब्लॉक लेवल पर कोई संगठन नहीं है, जिला लेवल पर हमारा कोई संगठन नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि हमारा कार्यकर्ता आज मजबूती से करा है। चुनाव तो लड़ेंगे जी, वो लड़ने के लिए तैयार है। मैं देख के आया 10 जगह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे हम गए हैं जी, तो जो हौसला उनका हुआ, जो एक किस्म से निराशा छाई हुई थी, वो फिर से उनका हौसला। लेकिन हुड्डा साहब, हमने देखा है, हमने आपके 2 कार्यकाल देखे, जब उस वक्त जो संगठन था हरियाणा में कांग्रेस का, तो हरियाणा में कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष था उसकी एक धमक होती थी संगठन में या वो समाज में। आज अगर आपका वो कार्यकर्ता, वो अध्यक्ष आपके पास नहीं है, मंडल पे आपके पास नहीं है, ब्लॉक में आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि चुनाव प्रबंधन का जो ताना बाना आप बुनेंगे, जिसके आप माहिर माने जाते हैं, उसमें दिक्कत आएगी आपको? नहीं, मैंने बताया ना, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इस बात का मैं बता रहा हूं, कार्यकर्ता मजबूत है जी, वो मजबूती से खड़ा, वो समझता है इस बात को। असली बूथ पे लड़ाई लड़नी है, वो हमारा कार्यकर्ता तैयार है। बीजेपी कह रही है 75 पार अब की बार 75 पार, 90 सीट है हरियाणा में जी। वो कहेंगे 90 में से हम 110 लेंगे, कौन रोकेगा? ये फैसला तो लोग करेंगे ना जी, लोग करेंगे फैसला। ये करेंगे या मैं करूंगा? लोग फैसला करेंगे किसको कितनी सीट देनी है। अभी नतीजा आ जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप दावा कर रहे हैं? हाँ, मैं दावा कर रहा हूँ जी। जो रुझान अब आया है, जिस हिसाब से सहयोग और जो समर्थन एकदम मिला है, कांग्रेस की सरकार बनेगी।
जो कई सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त, हालांकि अभी वो बड़े शुरुआती सर्वे हैं क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर होने से पहले अलग अलग तरह के जो सर्वेज है उन पर क्या कहना है आपका, आपकी टिप्पणी? देखिए, सर्वे किस टाइप का सर्वे है जी, किससे सर्वे कराया है, कौन है, ये अलग अलग मुद्दे हैं सर्वे का जी। कभी सर्वे कभी सच्चे तो निकले नहीं जी, तो अब कोई सर्वे की बात हो तो वो तो सबको, आपको पता, हमारे को पता है। जी। हुड्डा साहब, एक बात बताइए कि इस वक्त अगर हरियाणा में विपक्ष की बात करें, आईएनएलडी की स्थिति आपके सामने है, ठीक है, कांग्रेस ने आपका कहना है कि, और सब लोग कह रहे हैं कि फैसला लेने में थोड़ी देरी तो की आलाकमान ने, तो ऐसी स्थिति में क्या हरियाणा में कोई गठबंधन, कोई महागठबंधन, इसकी संभावनाएं देखी जा सकती है बीजेपी से लड़ने के लिए? देखिए, ये जो चुनाव होगा उसमें मुकाबला सीधा बीजेपी का और कांग्रेस का होगा। जी। जो और दल हैं वो अब कोई उनकी पॉलिटिकल वो नहीं रही। अगर कोई गठबंधन की कवायद होती है तो कांग्रेस का क्या रुख होगा? देखिए, अभी तो कोई प्रस्ताव है नहीं हमारे पास, ना हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव है किसी के, ना किसी और की तरफ से प्रस्ताव ना ही है। कोई आएगा तो विचार करेगी पार्टी। जी, उस पर विचार होगा। हुड्डा साहब, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, आईएनएलडी के कई नेता थाम चुके हैं, तो और अभी भी बीजेपी दावा करेगी कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में है। संपर्क में क्या दिक्कत है? संपर्क में तो हमारे संपर्क में भी होंगे, बीजेपी के भी है, आईएनएलडी के भी है। हुड्डा साहब, 10 साल आपने हरियाणा की सियासी पिच पर जमकर बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी की, तो बीजेपी तो विकेट चटका रही है आईएनएलडी के, कांग्रेस के, तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा? तो ऐसा कोई वो नहीं गया है, तो कांग्रेस में ही है। हम जितने थे 15 विधायक जीते थे जी, आज 18 हुए जी, बढ़ोतरी हुई है जी, उसमें तो कोई गया ही नहीं। लेकिन क्या बीजेपी के लोग या क्या आपके पास कोई ऐसे संपर्क में है जिस तरह के, हालांकि अमूमन हर पार्टी दावा करती है चुनावों में कि हमारे पास साथ उस पार्टी के लोग संपर्क में, इस पार्टी के लोग संपर्क में? भाई, हमारे साथ तो जनता संपर्क में है। जनता आ गई संपर्क में, क्योंकि कांग्रेस का जनता से संपर्क टूटा है। हुड्डा साहब, ये बात माननी पड़ेगी। हमारे संपर्क में है, जो हम घूमे अब जी, 10 की 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में गए हैं जी, अब सीधा संपर्क हमारा लोगों से है। अब बड़ा सवाल ये है, और लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे, या ये चर्चा भी है कि आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी दूसरी सीट पर भी जा सकते हैं? चर्चा तो चलती है जी, समय आने दो। एक ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी में सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, उनका एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सुना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर उनको चुनाव लड़ना है हुड्डा साहब को, तो जाकर करनाल से लड़ें, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी के करनाल से लड़ रहे हैं, तो भी मुख्यमंत्री स्ट्रेचर के नेता, उनको वहीं से लड़ना चाहिए। वो अपने मुख्यमंत्री जी को, खट्टर साहब को ये सलाह क्यों नहीं देते वो कलोई से लड़े, जहां मैं लड़ लूंगा वहां से? जी, अगर वो कलोई से लड़ते हैं खट्टर साहब, तो मैं कलोई से लड़ूंगा। जी, बादली से लड़ते हैं, बादली से लड़ूंगा जी, उनको क्यों नहीं सलाह देते? जी, बिल्कुल। और अगर हम हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी का कहना है कि हम चुनावों में, हालांकि आपने एक एक करके तमाम चीजें तथ्य बताए, उन्होंने कहा कि हम चुनावों में विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उनका एक कहना है कि लोकसभा चुनाव में लगभग जिस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में जो लीड मिली है वो लीड बरकरार वो रखेंगे। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव का सेंटीमेंट बरकरार है अभी भी? ये बताएं तो किया क्या इन्होंने? क्या 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई है जी? क्या 1 इंच मेट्रो बढ़ी है? कोई नया पावर प्लांट लगा है? आज बिजली, हमारे समय की बिजली एक मुद्दा होता था चुनाव का जी, उससे हार जीत होती थी, लेकिन 2005 के बाद हमने जब प्लांट लगाया उसके बाद बिजली मुद्दा नहीं रहा। आज बिजली हमारे पास इतनी है हरियाणा में 24 घंटे दे सकते हैं, लेकिन गाँव में हाई तोबा मची हुई है बिजली की, बिजली नहीं देते, पूरा लोड फैक्टर उसका नहीं चलाते। तो हर मोड़ पे मतलब कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था अपराध में नंबर 1 हो गया जी। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 3 कत्ल तो एवरेज आती है जी, हरियाणा में, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अखबारों में अपराध में कहीं डाका है, कहीं फिरौती है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं हर जगह मतलब कोई ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है, कोई फ्री फॉर ऑल हुआ है। और घोटाला में सब चीजों के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। माइनिंग का इतना बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ का, और लोडिंग का हजारों करोड़ का घोटाला है। आपका जो किलोमीटर स्कीम बनाई थी उसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। हुड्डा साहब, कांग्रेस की हम बात करें, जिस तरह से जो अभी स्थिति कांग्रेस की है, अगर हम बात करें चाहे संगठन के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, और जो स्थिति प्रदेश में भी, हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्या वजह आप मानते हैं कि लोगों ने कांग्रेस को नकारा, या लोगों का संपर्क कांग्रेस से टूटा, या कांग्रेस का संपर्क लोगों से टूटा? ऐसा है, ये तो वेव थी लोकसभा के इलेक्शन में, तो कोई दो राय नहीं होती है वेव,
ऐसा भी समय था जब केवल हरियाणा में 2 ही विधायक थे बीजेपी के जी। तो ये तो कोई बात नहीं, तो आवागमन लगा हुआ है जी। आज इनका था, कल को किसका होगा जी। समय बताएगा। हुड्डा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ कहा कि 36 बिरादरी को वो साथ लेकर चले हैं और इस बार भी हरियाणा में सबको साथ लेकर चलेंगे। और उनका यह भी दावा है कि प्रदेश सरकार की जो विफलताएं हैं उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और सत्ता में वापसी का भी दावा कर रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।